नमस्कार, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी दुनिया से। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में 1 से 10 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स शामिल हैं। यह जनवरी महीने का पार्ट 1 है और इसके पहले के करंट अफेयर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद है आगामी परीक्षाओं में ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो इसका उत्तर है जापान ने पेश किया है। मिनी बस जैसा दिखने वाला विश्व का पहला डुअल मोड वाहन सड़क पर सामान्य रबड़ के टायरों के साथ और रेल की पटरियों पर स्टील के पहियों के साथ चल सकता है। किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो इसका उत्तर है चीन ने शुरू किया है। चीन ने शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है और शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई कितनी हो गई है? तो 831 किलोमीटर हो गई है। देश की पहली कागज रहित कोर्ट कौन है? तो केरल हाईकोर्ट देश की पहली कागज रहित या पहली पेपरलेस कोर्ट हो गई है और इसका उद्घाटन किसने किया? तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया। वर्ष 2021 में विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? तो टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। टिकटॉक एक चीनी ऐप है जो भारत में फिलहाल बैन है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो एप्पल जो है वह $3 ट्रिलियन वाली पहली कंपनी बन गई है। और एप्पल कंपनी एक टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। मोबाइल बनाती है, लैपटॉप बनाती है, कंप्यूटर बनाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1976 में इसकी शुरुआत हुई। वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो टिम कुक इसके CEO हैं। अब आइए थोड़ा मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन पे नज़र डाला जाए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 लाख मतलब 1 के पीछे 6 जीरो। और 1 बिलियन में 1 अरब होते हैं। 1 अरब का मतलब हो गया 1 के पीछे 9 जीरो। देखिए, जब 1000 मिलियन हो जाएगा तो यह 1 बिलियन के बराबर हो जाएगा। और 1 ट्रिलियन में 10 खरब होते हैं। 10 खरब का मतलब 1 के पीछे 12 जीरो। 1000 बिलियन को 1 ट्रिलियन कहा जाता है। और अगर लाख में बात किया जाए तो 1 लाख करोड़ जब होगा तो उसको 1 ट्रिलियन कहा जाएगा। अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन है? तो कैप्टन हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला हैं। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पहुंच गई हैं। यह भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्होंने साहसिक अभियान को पूरा किया है। इस साहसिक अभियान पर जाने वाली यह भारतीय मूल की पहली महिला हैं और साथ ही साथ बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा पूरी करने वाली पहली श्वेत महिला भी बन गई हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि यह पहली श्वेत महिला हैं और साथ ही साथ भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो अकेले दक्षिण ध्रुव पे पहुंची हैं। कैप्टन हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत नाम से भी जाना जाता है। किस जल मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव बनाई गई है? तो इसका उत्तर है कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी से चलने वाली नाव बनाई गई है। यह नाव पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसको कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वह LPG युक्त हो गया है और साथ ही साथ धुआं मुक्त हो गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 100% घरों में LPG कनेक्शन लग गया है। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसका उत्तर है भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के हैं और ये 14 साल के खिलाड़ी हैं। इसके पहले संकल्प गुप्ता देश के 71वें ग्रैंड मास्टर बने और उसके बाद मित्रभा गुहा देश के 72वें ग्रैंड मास्टर बने। इस समय भारत में 73 ग्रैंड मास्टर हैं। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च की? तो इसका उत्तर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च की और इसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना द्वारा गाजियाबाद के सिरोरा गांव में इसको लॉन्च किया गया। किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका उत्तर है फिलीपींस ने पाबंदी लगा दी है। और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में विश्व भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पे है। फिलीपींस किस स्थान पे है? 12वें स्थान पे है। और यहाँ पे नियम बन गया है कि 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। भारत में लड़कियों की शादी की वैध उम्र कितनी है? तो भारत में लड़कियों की शादी की वैध उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी गई है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने वाली है? तो इसका उत्तर है मुंबई में और यह इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज कंपनी द्वारा शुरू की जाएगी। FSCSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमा तक रखने का नियम बनाया है? तो इसका उत्तर है 2%।
FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब आइए विभिन्न योजनाओं और अभियान पर नज़र डालते हैं जो 1 से 10 जनवरी के बीच में हुए हैं। पढ़ें भारत। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़ें भारत का शुभारंभ किया। यह कितना दिवसीय अभियान है? तो यह 100 दिवसीय अभियान है। राइट टू पी। महाराष्ट्र के नागपुर में सिटीजन नागरिक फोरम द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमपी लॉन्च पैड 2022 परियोजना शुरू की है। इसे राज्य की महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा 6 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया है। शिलान्यास और उद्घाटन पर नज़र डालते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास या आधारशिला मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो मेरठ में बन रहा है। और इसका शिलान्यास किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। महोत्सव और सम्मेलन पर नजर डालते हैं। लोसार महोत्सव लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है और यह 15 दिनों का त्यौहार है। लोसार एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल। लोसार कहाँ मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वां सम्मेलन। यह 2 दिवसीय सम्मेलन तेलंगाना में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। और सम्मेलन का विषय क्या है? विषय है इंडिया टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नवा नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर फेस्टिवल 2022 यह असम की राजधानी गुवाहाटी में मनाया गया। सूचकांक और इंडेक्स पर नजर डालते हैं। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में चेन्नई हवाई अड्डा शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? तो चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। पुरस्कार और सम्मान। केरल वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। KVASU का फुल फॉर्म है केरला वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये इनाम में दिए जाते हैं। FSS कंपनी के CEO किशोर येदम को वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE US ओपन चैंपियन एमा राडुकानु को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया है। एमा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ एमा को 2021 की BBC की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया है। जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा। 2020 के लिए जल संरक्षण के प्रयासों में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। राजस्थान दूसरे स्थान पे है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। इस बार जो पुरस्कार घोषित हुआ है वह तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं पर नजर डालते हैं। अंडर 19 एशिया कप। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा करके दुबई में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इस बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराया? श्रीलंका को हराया। और यह कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दुबई में आयोजित हुआ और भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार यह खिताब जीता है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की प्रतियोगिता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में क्रोएशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त इवान डोडिग और मार्सेलो मेलो की जोड़ी को 7-6 और 6-1 से हराया। नई नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। बीरेंद्र सिंह पठानिया VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक या ICG का इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ICG का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। महानिदेशक बनने वाले पहले चॉपर पायलट हैं। चॉपर का मतलब हो गया हेलीकॉप्टर। यह पहले चॉपर पायलट या हेलीकॉप्टर पायलट हैं जो कि भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक बने हैं और यह 24वें महानिदेशक हैं।
विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुपम रे को निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया है। टी.एस. तिरुमूर्ति को सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। अच्छा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य 5 हैं। विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उमेश सिन्हा को भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अतुल केशव को अमेरिका भारत व्यापार परिषद या यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अतुल केशव भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक हैं। इनका कार्यकाल कब से शुरू है? तो इनका कार्यकाल 5 जनवरी 2022 से शुरू है। अलका मित्तल को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इसके साथ ही वह ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हो गई हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। जी अशोक कुमार को जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंकज मित्तल को शपथ दिलाई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो 62 साल की उम्र तक इनका कार्यकाल होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह चीन के बीजिंग शहर में है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इस बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? इस बैंक के अध्यक्ष हैं जिन लिकुआन, जो कि चीन के पूर्व वित्त मंत्री हैं। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर रह चुके हैं। हैथम अल घिस, जो कि कुवैत के रहने वाले हैं, इनको ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है और ये अगस्त 2022 में मोहम्मद बरकिंडो का स्थान लेंगे। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। अनूप बागची को ICICI बैंक का कार्यकारी निदेशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है और इनकी यह दोबारा नियुक्ति है। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए रहेगा। केंद्र सरकार ने विजय पाल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्ति किया है। CACP का फुल फॉर्म क्या है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज इसका फुल फॉर्म है। एलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और इन्होंने फिलिप बर्टन का स्थान लिया। कार्यमुक्ति और इस्तीफा पर एक नज़र डालते हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। यह विकेटकीपर बल्लेबाज थे। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक अल किनानी ने राजनीतिक गतिरोध और विरोध के कारण इस्तीफे की घोषणा की। प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन और उनका कार्यक्षेत्र पर एक नज़र डालते हैं। वाइस एडमिरल SCH शर्मा का निधन। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट थे। भारत ने पाकिस्तान को इस युद्ध में हराया। उसके बाद बांग्लादेश की स्थापना हुई। पद्मश्री सिंधु ताई का निधन। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। सिंधु ताई को महाराष्ट्र का मदर टेरेसा भी कहा जाता था। इन्होंने लगभग 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया था। सिंधु ताई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। वैज्ञानिक रिचर्ड लिकी का निधन हो गया। रिचर्ड लिकी का संबंध किस क्षेत्र से? तो इनका संबंध विज्ञान से है।
सिडनी पोइटियर का निधन। ऑस्कर पुरस्कार विजेता सिडनी पोइटियर का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। 1963 में एक फिल्म आई थी लिलीज ऑफ द फील्ड, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग एकदम याद रखिए, ऑस्कर पाने वाले प्रथम अश्वेत अभिनेता हैं। 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता से बराक ओबामा ने इनको सम्मानित किया था। नील नोंग किनेरिह का निधन। भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित, कब सम्मानित? 2015 में सम्मानित। और शिलांग चेंबर चोइर के संस्थापक नील नोंग किनेरिह का निधन हो गया। ओलंपिक कांस्य और विश्व कप विजेता हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया है। इन्होंने 1971, 1973 और 1975 में 3 पुरुष हॉकी विश्व कप खेले, जिनमें भारत ने कांस्य, रजत और स्वर्ण पदक जीते। 1971 में भारत ने कांस्य पदक जीता, 1973 में भारत ने रजत पदक जीता और 1975 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इनको 1972 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक भी इनको मिला था और 1972 में भारत सरकार ने इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। रोटोमैक कलम के मालिक विक्रम कोठारी का निधन हो गया है। आइए देखते हैं चर्चा में क्या है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी मिल गई है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा तैयार किया गया ओमिश्योर नाम का, किस नाम का? ओमिश्योर नाम का एक RT-PCR किट है, जिसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने मंजूरी दे दी है। और इस किट से जांच के लिए नाक या मुंह से स्वाब लिया जाएगा और 10 से 15 मिनट में जांच की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। पोंग बांध झील अभयारण्य। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील अभयारण्य के पास कई प्रवासी पक्षी बर्ड फ्लू के कारण मृत पाए गए। किसके कारण मृत पाए गए? बर्ड फ्लू के कारण। बर्ड फ्लू, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। यह किसके कारण होता है? तो यह एक वायरस के कारण होता है, जिसका नाम क्या है? H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। बर्ड फ्लू पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक और गंभीर श्वसन रोग है। डेल्टा क्रॉन। साइप्रस में ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने कोविड के नए वेरिएंट या स्वरूप डेल्टा क्रॉन का पता चला है। डेल्टा क्रॉन में ओमिक्रॉन जैसे आनुवांशिक लक्षण और डेल्टा जैसे जीनोम है और इसका नाम जो है डेल्टा और ओमिक्रॉन का क्रॉन मिला करके बना है डेल्टा क्रॉन। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि अनिल, गौतम अडानी ने नवीन ऊर्जा कारोबार के लिए नई कंपनी बनाई है और यह कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित परियोजनाओं, कम कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली और पवन चक्कियों के उत्पादन और सोलर मॉड्यूल व बैटरियों के विनिर्माण क्षेत्र का काम संभालेगी। धूमिल तेंदुआ या क्लाउडेड लेपर्ड। नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखाई दिया है। तेंदुओं की यह लुप्तप्राय प्रजाति है जो कि 3700 मीटर की ऊंचाई पर मिली है और यह तेंदुए की सबसे छोटी प्रजाति है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह दुर्लभ तेंदुआ नियोफिलिस निबुलोसा वर्ग का है। जेसी चौधरी। भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन कार्यालय ने इस उपलब्धि के लिए एक नई श्रेणी ही शुरू की है, जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। तो 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? जेसी चौधरी ने बनाया। शेफाली वर्मा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, किस बैंक ने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। शेफाली वर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। किस मामले में? सबसे कम उम्र की क्रिकेटर होने के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? तो कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य बना है। और भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की उपस्थिति में एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? गैस्टन ब्राउन है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने हाल ही में नए संसद भवन और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कई शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। और शर्तें क्या है? सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्मॉग टावर लगाए जाएं और एंटी स्मॉग गन इस्तेमाल की जाए। साथ ही निर्माण कार्य की शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी ली जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वह मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने स्वस्थ वायु नामक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर का निर्माण किया है। इसका नाम क्या है? स्वस्थ वायु।
इसको स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में देखते हैं। ममता बियॉन्ड 2021, यह किसने लिखी है? जयंत घोष ने लिखी है। प्रमुख दिवस पर नजर डालते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी को ही सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उनकी जयंती भी मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था, इसीलिए इनके नाम पे इसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। और ब्रेल लिपि के प्रत्येक अक्षर में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। देखिए, हर अक्षर में 6 बिंदु हैं। यह भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि के प्रत्येक अक्षर में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। लुई ब्रेल खुद जन्म से अंधे थे। हर साल 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य है कि पक्षियों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। विश्व युद्ध में अनाथ बच्चों की पीड़ा और कष्ट के प्रति दुनिया को जागरूक करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे यह भी है कि 6 जनवरी 2022 को भारत मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस, यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और भारत वापस लौटने के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वह मजबूती से प्रवृत्त हुए। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इस साल भारत अपना 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। विश्व हिंदी दिवस, यह 10 जनवरी को मनाया जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में, कब? 2006 में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके पीछे का कारण क्या है कि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के, कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। किस शहर में? नागपुर में आयोजित हुआ था और इसी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग यहाँ पे और ध्यान रखिए कि यह तो विश्व हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन दोनों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। यह भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर कब स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हंसना भी जरूरी होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को 2 दिवस हैं, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। अब एक नया दिवस घोषित हुआ है जो कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में नहीं पड़ रहा है, फिर भी यह एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तो इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए 26 दिसंबर 1704 को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह शहीद हुए थे। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस जगह पर की जा रही है? ऑप्शन है मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और नोएडा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आप उस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।